तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 25 क्वेश्चन अलॉट किए गए हैं सामान्य ज्ञान को। तो 25 क्वेश्चन का मतलब भारतीय इतिहास के हिस्से में मेरे हिसाब से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन है और इन पांचों क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इतिहास का सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, और वो भी हम 5 क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं? पूरे के पूरे इतिहास से। और अगर बात करें आधुनिक भारत के इतिहास से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो हो सकता है आधुनिक भारत के इतिहास से 3 या 4 क्वेश्चन ही बन पाए। 3 या 4 क्वेश्चन ही बन पाए। इसलिए हम इन 3 या 4 क्वेश्चन के लिए बहुत से लोग कहेंगे माथा पच्ची कौन करेगा, छोड़ो। लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप सीक्वेंस से सही तरीके से पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आप ना केवल लेखपाल के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, वरन होने वाले आगे आने वाले UPSC के हर एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और आपको बार बार इतिहास की टेंशन कभी नहीं रहेगी जिंदगी में कि भाई इतिहास नहीं कंप्लीट, इतिहास नहीं कंप्लीट। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन हमको इतिहास की रहती है कि रात भर पढ़े सवेरे सफा हो जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप सीक्वेंस वाइज आपको ये जानकारी हो कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आज यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, जहां से लेखपाल के बैच में या लेखपाल की परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और आप आराम से करेंगे, हम लोग आराम से इस चीज को पढ़ डालेंगे, आराम से समझ में भी आएगा, आपको याद भी हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास हमारा जो शुरू होता है वो 1757 से उसकी डेट मानी जाती है। उससे पहले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या क्या यहाँ कांड किया, वो क्या है, वो अलग पोर्शन है। वहां से मुश्किल से कभी कभी किसी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन बन गया तो बन गया, अन्यथा वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो हम देखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध, और फिर उसी की बारंबारता या उसी का अंतिम परिणाम हमें 1764 में बक्सर के युद्ध में मिलता है। और ये दोनों युद्ध अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुए थे। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत कम संभावना है, इसलिए हम लोग इस पोर्शन को बाद में पढ़ेंगे। जिस पोर्शन से सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे हम पहले वहां पर अटैक करेंगे। उसके बाद, क्योंकि अभी मैं यहाँ से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना जैसे शुरू किया, इतना बोर हो जाएंगे आप लोग धीरे धीरे, आपके दिमाग में फैक्ट घुसने की जगह ही खत्म हो जाएगी। तो भैया पहले उन फैक्टों को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए जहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक, चलिए देखिए। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती ही रहती है। और आपको करना क्या है, कौन सी संस्था है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, किसने स्थापित की, और अगर उस शख्स ने कोई पुस्तक, कोई किताब, कोई पत्रिका निकाली है तो वो कौन सी पत्रिका या किताब पुस्तक थी। बस आपको इतना जानना है लेखपाल के लिए, बहुत डीप में जाकर नहीं जानना है। ठीक, चलिए। फिर 1857 की क्रांति एक फेवरेट टॉपिक रहता है, UPSC हो, PCS हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर हो, वो ये 1857 की क्रांति बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है। यहाँ से एक प्रश्न तो बनाता ही बनाता। ठीक, अब आते हैं जो बचेंगे आपके 3 प्रश्न, 2 प्रश्न जो आएंगे और इस वाले पोर्शन से आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन के चरण से, और सीधा प्रश्न आएंगे एकदम आसान वाले। तो हम इसे ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। आपको ये सारे टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक है। अगर हम इसमें गए, फैक्ट इसमें भी है, ऐसा नहीं कि फैक्ट नहीं, लेकिन आप सिस्टम से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, एक एक सन को लेकर चलेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अन्यथा आप इतिहास से हमेशा जूझते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों से, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण से चीजें स्टार्ट करेंगे कि 1885 से माना जाता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। वहां से माना जाता है 1905 तक इस पर उदारवादियों का दबदबा रहा या नरमपंथियों का दबदबा रहा। और ये नरमपंथी कौन थे, कैसे थे, हम ये कांग्रेस जब पढ़ना अभी स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम तब जानेंगे। ठीक, और द्वितीय चरण ये गर्मपंथी, हालांकि किताबों में उदारवादी का अपोजिट उग्रवादी लिखा है, लेकिन मुझे वो बड़ा निगेटिव शब्द लगता है, इसलिए मैंने उग्रवादी नहीं लिखा है। गर्मपंथी चरण, यहाँ पर आप लोग
जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, लाल बाल पाल 3 गरमपंथी नेता थे, ज्यादा अरविंदो घोष भी थे उसी में, ठीक, ज्यादा उत्तेजित रहते थे आजादी के प्रति। उत्तेजित रहने मतलब है आजादी की चाहत उनके अंदर बहुत ज्यादा थी कि हमको कैसे भी साम दाम दंड भेद कोई हथियार अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे और आजादी लेकर रहेंगे। किससे? अंग्रेजों से। चलिए, द्वितीय चरण जो गरमपंथी चरण होगा 1905 से 1916 तक लगभग माना जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन से सन से कौन से सन तक मानेंगे, ये हम अपनी सुविधा के लिए बांट दे रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है, ठीक। और तीसरा चरण जब महात्मा गांधी का आगमन होता है 1915 में, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष तक पूरे देश में घूमते हैं। और उसके बाद 1917 से चंपारण सत्याग्रह से, जो बिहार में पड़ता है, चंपारण सत्याग्रह से अपनी नई पारी शुरुआत करते हैं भारत में। और वहां से लेकर 1947 तक यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां से गांधीवादी चरण से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, क्योंकि गांधी जी फेवरेट है इंडिया के भी और आयोगों के भी, तो यहाँ से प्रश्न लगातार बने हैं। हम इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी में रखते हुए पढ़ेंगे। और सबसे पहला चरण हम करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो कांग्रेस की कमियों को समझ जाएंगे। और जब कांग्रेस की कमियों को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत में लोगों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए वो क्यों उठाए थे, और वो आंदोलन कितने जरूरी थे उस दौरान जब उन्होंने हथियार उठाए, ठीक। चीजें समझेंगे भी और फैक्ट भी याद करेंगे। हालांकि मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, ऊपर से निकलूंगा, लेकिन इतना भी ऊपर से नहीं निकल जाना है कि बस वन लाइनर पढ़ लिए हो गया। कल को वो वन लाइनर ना पूछा, कुछ अलग पूछ लिया तो क्या करेंगे आप, ठीक। इसलिए हम इन्हें सीक्वेंस वाइज पढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। यहाँ से हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कब आया, किसके मन में आया, किसने उनकी संस्थापना में सहायता की, ये सारी चीजें हम अभी करने जा रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न तो यही बनता है, सीधा सीधा फैक्ट, सन 1885, ठीक। अब देखिए, इसकी स्थापना की किसने थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अंग्रेज ने। ये डीएम थे, एक टाइम पर अपने समय आईएएस अधिकारी थे, और जब ये रिटायर हो गए तो इन्होंने शिमला में अपनी कुटिया बना ली, इसलिए इन्हें कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, ठीक। और वहां पर इन्हें विचार आया कि क्यों ना एक संस्था का, राजनीतिक संस्था का निर्माण किया जाए भारत में, जो कि लोगों के मन की भावनाओं को बाहर लाने में मदद कर सके, सरकार को कुछ जानकारी दे सके, सरकार के साथ मिलकर भारत में काम कर सके, ठीक। हालांकि आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो तत्कालीन वायसराय कौन था? सीधा सीधा प्रश्न, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। चलिए, 3 प्रश्न हमने किए अभी, 3 प्रश्न हो गया, आपको पता भी नहीं चला। 3 प्रश्न किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? 1885। किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक शख्स ने, जिसे उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला नाम से जाना जाता था, ठीक। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक। ये 3 प्रश्न हो गए। अब देखिए, जो अगला बड़ा डीप प्रश्न है, ये कभी पूछा नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि हर्मिट ऑफ शिमला या यूं कहें कि एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? विलियम वेडरबर्ग। इन्होंने इनकी जीवनी लिखी, जिसके बारे में, उसके उसी जीवनी के बारे में पढ़ के ये पता चलता है कि अंग्रेजों ने, आखिर थे तो अंग्रेज कि भारत का कल्याण काहे चाहेंगे, तो अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की? लॉर्ड डफरिन ने उसकी स्थापना में मदद क्यों की? इसलिए मदद की क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का उद्देश्य विलियम वेडरबर्ग ने एओ ह्यूम की जीवनी में ये लिखा है कि ये सेफ्टी वाल्व की अवधारणा के तहत स्थापित की गई थी। अब सेफ्टी वाल्व क्या है ज्यादा नहीं जानना, ये कभी पूछा नहीं जाता, बस इतना जान लीजिए कि जैसे प्रेशर कुकर में जब ज्यादा गैस अंदर बन जाती है तो क्या होता है, सीटी निकलती रहती है, किसी कारणवश सीटी नहीं निकली तो क्या होगा, उसमें एक सेफ्टी वाल्व लगी होती है, वो फट जाती है और कुकर फटने से बच जाता है, विस्फोट होने से कुकर में बच जाता है, सेफ्टी वाल्व भी उड़ जाती है। सेम वही चीज, चूंकि अभी अभी देखिए कब हो रही स्थापना 1885,
ठीक 1857 की क्रांति, ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति, यानी कि अभी 20-25 साल पहले की बात है। 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों को लगा कि अब भारत से पांव के उखड़ जाएंगे, इसलिए एक सोची समझी रणनीति या साजिश के तहत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। क्यों, समझ गए होंगे, इसलिए की गई कि उसी मंच पर आकर भाई जो जोशीले लोग हों, जो अपनी बात बहुत ज्यादा तेजी से कहना चाहते हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाए। वो आकर चिल्लाएंगे, थक जाएंगे, उनको लगेगा सरकार ने दो चार बातें, सरकार उनकी दो चार बातें सुन भी लेगी, वो थक जाएंगे, चुपचाप घर में बैठेंगे, उनको ये भी लगेगा कि सरकार ने देखो हमारी बात सुन ली। ठीक, इसी सेफ्टी वाल्व की अवधारणा के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि वो तो बाद में अंग्रेजों को ये लगा ये तो गद्दार संस्था है, जैसे कि लॉर्ड डफरिन ने खुद, इसी ने मदद की थी और इसी ने खुद बाद में बोल दिया देशद्रोही संस्था, इसी ने खुद बोला। जबकि जब उसे लगा कि कांग्रेस जिसके लिए हमने बनाया था, हमने जो इसको बनाया था वो हम ही को काटने दौड़ रही है, इसलिए खुद ही बोलने लगा कि ये क्या है, देशद्रोहियों की संस्था लॉर्ड डफरिन। बस ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं उसके सम्मेलनों से। ठीक, कि कब कौन सा सम्मेलन हुआ, किसने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की और कहां हुआ। मोस्टली यही तीन क्वेश्चन, ये तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम क्रमशः करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कांग्रेस में जो बीच में लड़ाई झगड़ा 1905 के आसपास होगा अभी, ठीक, उसके बाद गांधी जी आएंगे, फिर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का लड़ाई झगड़ा होगा। ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे थे? क्योंकि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं थी जैसा कि आज है। ठीक, कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, उसमें कई सारी विचारधाराओं के लोग सदस्य थे। ठीक, तो कई सारी विचारधाराओं के लोग, जैसे उदारवादी या जिन्हें नरमपंथी के नाम से जाना जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, ठीक, दिनेशा वाचा, मोतीलाल नेहरू और ज्यादातर इंपॉर्टेंट में गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी लोग थे। इनका मानना ये था कि हम सरकार को अनुनय विनय यानी कि एक लेटर लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि, और फिर अंग्रेजों को भेजेंगे कि भैया ये चीजें हमारी मांगे पूरी करो, लिख लिख के कागज पे, और अंग्रेज इतने बढ़िया आदमी है कि वो तुरंत पूरा कर देंगे। इनका ये मानना था। ठीक, वही जो गर्मपंथी थे, ठीक, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी, वही अरविंदो घोष भी है उसी में गर्मपंथी नेताओं में। इनका मानना यह था कि अगर ठीक से माने तो ठीक, नहीं उठा पटक दो। इस टाइप के लोग थे। ठीक, खुद नहीं पटकने जाते, मतलब युवाओं के अंदर अपने भाषण से जोश भरते थे कि हमें अपने अधिकारों को लड़ के छीनना होगा अगर आसानी से अंग्रेज इन्हें नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो। ठीक, तो इन्हें गर्मपंथी नेता कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। समाजवादी या साम्यवादी नेता, देखिए 1917 में रूस में हुई एक बोल्शेविक क्रांति। कौन सी? बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद क्या हुआ, भारत के बहुत से लोगों को यह लगा कि जो गरीब किसान मजदूर जो भी है, इनका झंडा में बुलंद करना चाहिए, क्योंकि रूस में इन्हीं का झंडा बुलंद करते हुए लेनिन ने सत्ता हथियाई और अपने देश में साम्यवाद यानी कि पूरी तरह सभी लोग बराबर, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा। ठीक, उसकी परिभाषा को स्थापित किया। फिर स्टालिन ने उसे आगे बढ़ाया, हालांकि वो जानने की जरूरत नहीं, आप इतना जानिए कि साम्यवाद 1917 में विश्व में फैलना शुरू होता है बोल्शेविक क्रांति के बाद। उसी दौरान कुछ नेता उभर कर आते हैं जो कि साम्यवाद के समर्थक हो जाते हैं। बाद में यही नेता, इसी साम्यवाद का सुधरा हुआ रूप समाजवाद है। यही नेता अपने आप को समाजवादी कहने लगते हैं। इन नेताओं में सुभाष चंद्र बोस सबसे महान नेता, फिर जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ठीक, इन नामों से आप लोग वाकिफ होंगे अच्छी तरह। तो इन लोगों ने समाजवाद या साम्यवाद का झंडा बुलंद किया बाद में। ठीक, अब हम चलते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कांग्रेस के सम्मेलन कब, कहां और क्यों हुए। ठीक, एक बेसिक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के दौरान ही ये बोल दिया गया, कांग्रेस की जो संविधान, कांग्रेस ने अपना खुद का जो नियम कानून का पोथी बनाई थी, जो पत्रा बनाया था, उसमें उसने खुद ही बोल दिया था कि जिस भी राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन होगा उस राज्य का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा।
जैसे बंबई में हो रहा है, ठीक, जैसे बंबई में हो रहा है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी से आप लोग समझ गए होंगे कि बंगाल के रहने वाले हैं, यानी पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है, बंबई में हो रहा है और उसके अध्यक्ष कौन बने, बनर्जी साहब, यानी बंगाली आदमी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है और नौरोजी जी गुजराती थे, ठीक, तो यानी दूसरे में भी हो रहा है कलकत्ता में और उधर कौन रहा अध्यक्ष, एक गुजराती आदमी। ये इसलिए किया गया ताकि हम कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से भी ये दर्शा सके कि भारत एक एकता में बंधा हुआ राष्ट्र है, एक देश है। हालांकि हालांकि करजन ने तो भारत को एक देश मानने से इनकार कर दिया था, वो बात अलग की है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बंबई में हुआ और इस अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, ये भी प्रश्न पूछा गया। संख्या 72 लोगों ने हिस्सा लिया और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। और ध्यान दीजिएगा कभी कभी एग्जाम में WC बनर्जी लिख कर आ जाता है, ठीक, तो ये भी गौर करिएगा कि WC बनर्जी लिखा हो और आप सर पकड़े बैठे हैं, ये तो हम पढ़े ही नहीं, तो वही है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक, व्योमेश V से नहीं है, W से है। अगला जो दूसरा अधिवेशन हुआ यानी 1885 में हुआ, ये 1886 में हुआ, मद्रास वाला 1887 में होगा और इलाहाबाद वाला 1888 में होगा। प्रत्येक साल होता था और ये कब होता था, दिसंबर के आखिरी दिन। इस चीज को लेकर एक बार बाल गंगाधर तिलक जी नाराज भी हुए कि जब हम साल के 3 दिन ये जो तमाशा लगा के बैठते हो मेढक की तरह टर्राते हैं, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। 1905 की बात है ये सब, खैर वहां पर हम नहीं छूते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इसके पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में और इसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज जी। यहीं से 2 प्रश्न मैं और आपके निकाल दे रहा हूं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, 2 क्या 3 निकाल दे रहा हूं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना, जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक। और पहले दादा भाई नौरोजी क्या है, पारसी हैं, पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नौरोजी। ये 3 प्रश्न यहां से निकल गए, 4 प्रश्न ये निकल गए, ठीक। ऐसे ही 4, 6, 10 प्रश्न आप ऐसे ही करते जाइए और आपको लगेगा इतिहास स्थायी नहीं, ऐसे निकल गए, आराम से हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे जो इसके अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है अन्य तथ्य। अन्य तथ्य का मतलब इसके बाद भी तो अधिवेशन हुए हैं, तो इनके बाद जो अधिवेशन हुए हैं कहां पर हुए, महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जानकारी ले लेंगे और हमारा कांग्रेस वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए हैं उनके जो अध्यक्ष रहे और उन अधिवेशनों में अगर कोई महत्वपूर्ण काम हुआ, कोई महत्वपूर्ण घटना घटी, उनके बारे में जानकारी ले लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा कांग्रेस से रिलेटेड टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम जो कुछ बचा हुआ है उसे भी समाप्त करते हुए आगे बढ़ जाएंगे स्वदेशी आंदोलन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं। आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसमें सब लिखना पढ़ना समझाना शुरू करूंगा तो सब इधर-उधर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले चुके, चलिए अब देखते हैं कौन से वर्ष। हमने 4 अधिवेशन पहले ही कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 अधिवेशन पहले ही कर लिए हैं। अब हम जो और अन्य इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला 1890 में कलकत्ता में हुआ, ठीक। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जगह ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है। या यूं कहो इस वाले में केवल ये वाला इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने किस अधिवेशन में, प्रश्न यही बनेगा, भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने किस अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया, तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक। या उल्टा भी बनता है कि भारत की किस महिला स्नातक ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, तो आप क्या मानेंगे, कादम्बिनी गांगुली, ठीक। आगे चलते हैं। अगला जो अधिवेशन है 1896 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वंदे मातरम जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र
चटर्जी कहीं नहीं, चट्टोपाध्याय भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और आनंद मठ उपन्यास का जो आधार है, जो बैकग्राउंड है, वो कौन सी कहानी है? सन्यासी आंदोलन की कहानी है। ठीक, चलिए देखिए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रहे हैं रहीमतुल्लाह सयानी जी। और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया या गाया गया। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, अगला 1905 से 1907 का जो कालखंड है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए? 1905 में कोई घटना घटी, उसी का प्रत्युत्तर 1907 में हुआ, फिर उसका 1906 में हुआ, फिर उसकी इसी का 1907 में। ऐसे ही जैसे कलकत्ता में ये तीनों क्रम से आपको याद रखने हैं, 5, 6 और 7, बनारस, कलकत्ता और सूरत। ठीक, अब देखिए हम आगे घटनाक्रम में पढ़ेंगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसी विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, वही लाल बाल अरविंदो घोष जैसे गर्मपंथी नेता इस आंदोलन के समर्थन में थे। ठीक, तो मजबूरी में कांग्रेस में खूब हो हल्ला होने के बाद स्वदेशी आंदोलन को यहाँ पर समर्थन दे दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो 5, 6 और 7 यह पूछा जाएगा। जो स्थान है कहाँ पर आयोजित है, बनारस, कलकत्ता और सूरत पूछा जाएगा। और तीनों के क्रमशः आपको अध्यक्ष भी याद होने चाहिए। ठीक, फिर 1906 का जो अधिवेशन है जो कलकत्ता में हुआ, जिसके नौरोजी जी, दादा भाई नौरोजी जी वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस को टूटने से बचा लिया। यहाँ पर एकदम तलवारें खिंच गई थी नरम दल और गरम दल के बीच कि अब या तो हम नहीं या तो तुम नहीं, तुम ही चला लो कांग्रेस, वो वाला हाल चाल था। तो यहाँ पर नौरोजी जी जो कि बहुत ही सीनियर, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका मान रखते हुए नरम दल और गरम दल ने समझौता कर लिया। लेकिन 3 प्रस्ताव, ये 3 प्रस्ताव भी पूछे जाते हैं। कौन से? स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित 3 प्रस्ताव पारित कराने में सफल हो गए कि कांग्रेस स्वदेशी मूवमेंट को समर्थन दे। कांग्रेस जो स्वदेशी मूवमेंट में आने वाले जो शिक्षार्थी हैं, जिन्होंने स्कूल खोला है, छोड़ा है, कॉलेज छोड़ा है अपना, वो आकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम बनाए जिसके और अपने स्कूल स्थापित करें, वहां आकर पढ़ सके और हम स्वराज्य की अवधारणा को यहाँ पर स्थापित कर सके। यानी स्वराज्य यहाँ मतलब है डोमिनेट स्टेटस, लेकिन स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है, यही प्रश्न है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। फिर आते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन। ये बहुत जरूरी है, 20 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 5, 6 और 7 में इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो 1907 का है। ठीक, यहाँ सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष साहब। और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 भागों में, क्योंकि अब की बार नौरोजी तो अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। ठीक, क्योंकि सूरत में हो रहा है। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और अभी हमने बात की है नौरोजी साहब गुजराती आपकी, तो वो अध्यक्ष बन नहीं सकते थे यहाँ पर सूरत के। तो ऐसा नहीं था कि वो जिंदे नहीं थे, बात ये थी कि अब गरम दल वालों ने समझौते से इनकार कर दिया कि पिछली बार तो मान गए दादाजी आपके कहने से, अब की बार हम नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, जिसे आप बहुत ही इन शब्दों से परिचित हैं। आगे चलते हैं। फिर 1911 में ये सन इंपॉर्टेंट है और स्थान इंपॉर्टेंट है कलकत्ता का, और ये आपके अध्यक्ष महोदय विश्व नारायण धर जी इंपॉर्टेंट नहीं है। यही पूछा गया है जनगण मन पहली बार कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक, और इसी दौरान 1911 में ही भारत में राजधानी परिवर्तन होता है। हम बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, राजधानी परिवर्तन होता है। दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जार्ज पंचम आते हैं, फिर 2 लोग जाके उस समय के जो लॉर्ड हार्डिंग थे वायसराय भारत के ऊपर बम भी फेंकते हैं। ये सब बातें हमारी बात में होगी, अभी आप केवल इतना ही जानिए। फिर 1916 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। पूरा का पूरा सीक्वेंस आप याद रखेंगे यहाँ पर। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार साहब थे। और यहाँ पर जो नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, वो दोनों ने समझौता किया, यानी कांग्रेस एक हो गई। और साथ में ही 1906 में जो मुस्लिम लीग गठित हो चुकी थी, वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ी, और यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हुआ। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग क्यों कांग्रेस के साथ है, ये हम बातें बाद में करेंगे। खिलाफत मूवमेंट की बात है, इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आगे आते हैं 1917 की बात।
1917 में आपको केवल इतना याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जी तो उस समय होम रूल लीग आंदोलन चला रही थी, तो उसकी भी बात हम करेंगे जब कालखंड आएगा। उस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने क्या किया, पहले पारसी अध्यक्ष नौरोजी साहब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले जी और पहली महिला अध्यक्ष कौन कहेंगे, एनी बेसेंट जी। अब आइए 1924 में सीधे 1925 आखिरी पॉइंट देख लीजिए, कानपुर में 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस समय भारत कोकिला नाम से जानी जाती हैं जो सरोजिनी नायडू जी, ये बनी कांग्रेस की अध्यक्ष। और ये क्या है, भारतीय महिला। एनी बेसेंट जी कहाँ की भारतीय महिला नहीं है, आयरिश महिला है, आयरलैंड की रहने वाली थी, तो एक विदेशी महिला है। ठीक, क्वेश्चन कैसे पलट के पूछ सकता है, तो अगर क्वेश्चन दे दिया प्रथम महिला अध्यक्ष और दोनों नाम दे दें, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, आप किसे मारेंगे, एनी बेसेंट को मारेंगे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दे तभी आप सरोजिनी नायडू जी को टिक करके आएंगे। चलिए अब आते हैं 1923 का कालखंड। जो 1923 में क्या हुआ दिल्ली में, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, वो बने हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, करीब 34 साल के रहे होंगे तभी अध्यक्ष बन गए। और इनका एक बार 1940 में भी चुनाव होता है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, और ये उस दौरान 1940 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, इसलिए 1940 से 46 के मध्य कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन ना होने के कारण ये लगातार 6 सालों तक लगभग कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ऐसे में सबसे लंबा कार्यकाल भी पूछा जाता है किसका रहा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का रहा है। ठीक, अब आइए 1924 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है, ये ईयर भी पूछा जाता है और स्थान भी पूछा जाता है। बेलगांव कर्नाटक के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी जी, और एकमात्र अधिवेशन था जहां पर महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इसी अध्यक्षता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और आजादी तक गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। एक स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, यह किसने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी जी। और ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति आजादी के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी नहीं थे। 1924 के बाद अध्यक्ष ही ना तो अध्यक्ष रहे कभी और ना ही कांग्रेस के सदस्य रहे, कुछ भी नहीं रहे। ये समझ लीजिए एकदम मलंग बाबा हो गए थे। हालांकि मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार आपके खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा था। तो ये पोर्शन आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट पोर्शन हम इसी के बात करेंगे। ठीक, तो अब हम कांग्रेस के बचे हुए जो अधिवेशन है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं शुरू करता हूँ। तो कांग्रेस के जो बचे हुए अधिवेशन है उनके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी ले लेते हैं और फिर कांग्रेस का चैप्टर यहीं पर आज समाप्त हो जाएगा। चलिए 1929 में देखिए, लाहौर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, यानी कि अब डोमिनेट स्टेटस की बात नहीं होगी, अब हम आजादी लेंगे। और इसी आजादी के उपलक्ष्य में या इसी जोश में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया गया। साथ ही कहा गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दिसंबर में अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, तो साथ में ही ये भी बोला गया कि जो हम आने वाली 26 जनवरी 1930 की तारीख होगी उस दिन हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। शायद क्या यही कारण रहा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमने उसे लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 को चुना। ठीक, यानी प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मना लिया गया है, 26 जनवरी 1930 को। यह प्रश्न बनता है। आगे आइए 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे और उसमें मौलिक अधिकार व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। मौलिक अधिकार के प्रस्ताव किसने तैयार किया था, ये नेहरू जी ने ही तैयार किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आगे आइए 1933 में बस इतना जानना है कि नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता अधिवेशन में क्या बनी, ये पहली विदेशी महिला ऐसी हैं जो भारतीय मूल की थी। अभी आप विदेशी महिला अधिवेशन को करके आए हैं। ठीक, ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। ठीक, आगे आइए 1936 और 1937 लगातार लखनऊ और फैजपुर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। क्या हुआ था उस दौरान, उसकी चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। और लेकिन फैजपुर में याद रखेंगे, फैजपुर कहाँ पड़ता है,
महाराष्ट्र में। ठीक, 1937 में फैजपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट अधिवेशन आते 1938 में और 39 में, 38 और 39 क्रमशः हरिपुरा और त्रिपुरी, याद रखेंगे। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने। हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ था, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा अपनाया गया था। और झंडा गीत किसने लिखा था, कानपुर के रहने वाले थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा या हमारा झंडा गीत हमारे झंडा गीत को लिखा किसने था, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा था। ठीक, आगे आते हैं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसे त्रिपुरी संकट नाम से भी जानते हैं। यहाँ गांधी जी पट्टा सीतारमैया लड़ाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उसी को लेकर विवाद, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। इस विवाद के चलते अंततः सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष का चुनाव जीते, परंतु इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली, अलग से अपना एक गुट बना लिया। और यही प्रश्न इस बार के पीटी एग्जाम में पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक, आगे आइए 1940 से 46 तक, हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं। मौलाना आजाद जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये दोबारा रामगढ़ के अधिवेशन में फिर से अध्यक्ष बनते हैं और ये 40 से 46 तक यानी कि लगभग 6 साल तक अध्यक्ष बने रहे। इस दौरान कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए 6 साल तक अध्यक्ष बने रहे। आगे आते हैं, इसका निधन हो गया है, देख लीजिएगा। 1946 में जेबी कृपलानी जी अध्यक्ष हुए। इन्हीं के बाद जब 46 में संविधान सभा का गठन हो जाता है, उसके बाद फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस दौरान जेबी कृपलानी जी अध्यक्ष बने और 47 में आपको पता है, ये 15 अगस्त 47 को 1947 को हम लोग आजादी प्राप्त किए। तो स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष रहा है कांग्रेस का, जेबी कृपलानी। ये भी प्रश्न बन सकता है। और स्वतंत्रता के पश्चात कौन अध्यक्ष रहा है, पट्टाभी सीतारमैया। यानी पट्टाभी सीतारमैया 1939 में ही अध्यक्ष बन जाते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस जी अपनी जिद पर ना आ गए होते। और अब जाके कितने साल बाद, लगभग 10 साल बाद अध्यक्ष बन पाए भाई साहब। ठीक, तो ये था हमारा कांग्रेस का पूरा सिनेरियो, पूरे सारे प्रश्न मैक्सिमम यहीं से आते हैं। और अगर एक बार आप इसको बना लिए, अपने नोट्स बना लिए या स्क्रीनशॉट रखा, जो भी है, नोट्स कम से कम बना लीजिए, तो क्या होगा, आप पूरा का पूरा भारतीय इतिहास जो कि आता है एग्जाम में पूछा जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास, यहीं से दोहरा सकते हैं। इन्हीं में बाद में आप पॉइंट ऐड करते जाइए, अच्छा इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था, देखिए कालखंड के अनुसार ही तो ये सारे ही है। ठीक, तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।